तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 फेज में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को, दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर को, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को और 10 नवंबर को मतगणना होगी। नतीजे आएंगे और पता लग जाएगा कि बिहार पर किसका राज होगा। तो अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। तो बिना लार लपेट के अब मैं असल मुद्दे पर आ रहा हूं। राकेश सिन्हा, अब 6 दिनों के भीतर 1 अक्टूबर से नामांकन शुरू, तो कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, अब ये बात जल्द ही तय करनी होगी। तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ने वाली है? देखिए, एनडीए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके गठबंधन में जो भी दल हैं, हमारे पास एक स्पष्ट मैकेनिज्म है। ये लालू यादव जी की पार्टी नहीं है, ना ही किसी कोई और कांग्रेस पार्टी है जो कि आधारहीन है, व्यक्ति पर आधारित है। एक स्पष्ट मैकेनिज्म है गठबंधनों को बराबर सीटें लड़ेंगी जेडीयू और बीजेपी। देखिए, ये लोकसभा में बराबर लड़े थे। पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म क्या होता है वो एक निर्णय किया जाएगा। एनडीए चुनाव लड़ेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, चुनाव में जीतेंगे। अमित शाह जी ने जब पहला चुनावी भाषण दिया था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, साफ तौर पे कहा था कि नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनके नहीं वो हैं, चेहरा हैं, पर सीटें कितनी होंगी? ज्यादा सीटें जेडीयू को देंगे आप भाई, चेहरा उनका है। देखिए, यह क्या होगा, यह पार्टी के बड़े नेता बैठकर निर्णय करेंगे और जो भी निर्णय होगा पार्टी के हित में होगा, एनडीए के हित में होगा। एलजेपी को अपने खाते में से देंगे सीटें। देखिए, एलजेपी हमारे गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामविलास जी हैं, चिराग जी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, इनका अच्छा प्रभाव है बिहार में। तो तीनों पार्टियां बैठकर मिलजुल कर निर्णय करेंगी। निर्णय में कोई मिली नहीं, अब तो 6 दिन रह गए, किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं रहेगी। अरविंद निषाद आ गए हैं हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तो अरविंद भाई, अब तो सीटें तय करने की बारी आ गई। अब तो पीछे पीछे जो बातें हुई और उसमें भी पूरा जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ा दिया था नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा को। अब तो सीटों की बात आएगी। आप ज्यादा पर लड़ेंगे, बराबर पर तैयार हो जाएंगे? क्या देखिए, टीवी चैनल में इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं के बराबर दिया जाता है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर के लिए पार्टी के शीर्ष नेता या गठबंधन के शीर्ष नेता बैठ करके जब समुचित रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं, तब प्रेस मीडिया को इस तरह की जानकारी दी जाती है। तो अंतिम निर्णय लेना होगा ना। चुनाव में आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नहीं सुनिए ना, लोकसभा के चुनाव में जैसे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी एक साथ आकर के दिल्ली में मीडिया के समक्ष 6 सीटों का ऐलान किया था। ठीक इसी प्रकार जब घर में बर्तन रहता है तो स्वाभाविक तौर पर आपस में टकराते हैं, तो कुछ आवाजें आती हैं। ठीक है, कुछ आवाजें आ रही है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन परिपक्व नेतृत्व है, विश्वास से भरा हुआ नेतृत्व है एनडीए में, और सफलतम गठबंधन देने का रिकॉर्ड हमारा रहा। अगले 3-4 दिनों में अरविंद भाई, अगले 3-4 दिनों में आपने 2019 का जिक्र किया ना कि रामविलास पासवान, अमित शाह और नीतीश कुमार साथ आए। तो इस बार कब आने वाले हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जेपी नड्डा कब साथ आने वाले हैं और घोषणा करेंगे कौन कितनी सीटें लड़ रहा है? जल्द ही आपको बता दी जाएगी। जब ऐसा शुभ मुहूर्त आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। और तीनों एलजेपी आपके गठबंधन में है ना, आपस में आकर के सीटों का जो निर्धारण हो, बिल्कुल गठबंधन में है। वो तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। किस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा, कब? उनका ऐसा तो कोई वक्तव्य नहीं है, मैंने टीवी चैनलों में उनका वक्तव्य नहीं देखा है। हाँ। अगर आपके टीवी चैनल के पास आपके आर्काइव में कोई फुटेज हो तो आप दिखाइए कि चिराग पासवान ने उनको नेता जेपी नड्डा के पास जाकर कहते हैं बीजेपी को ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी दलों को अपनी राय अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, अपना राय विचार विमर्श देने का अधिकार है। स्वाभाविक तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी एक राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल के लिहाज से उनको अधिकार है अपना मंतव्य देने का। ठीक है, लेकिन तो अब तो मन बनाना पड़ेगा ना। 1 मिनट, एक ही बात भी, अब तो मन बनाने की घड़ी आ गई। जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जवाब देने की जरूरत नहीं है। दोनों ने दे दिया, बीजेपी ने भी दे दिया, जेडीयू ने भी दे दिया कि चिंता न करें, नेता बैठ जाएंगे
और 1-2 दिन में चीज़ों का बड़ा क्लियर हो जाएगा। टेलीविजन पे ये जानकारियां नहीं दी जाएंगी, बाकायदा प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस आप लगातार नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। निताशा देखो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कोई आर्काइव में नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। नीतीश कुमार के खिलाफ सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं लगातार। कार्यप्रणाली पे सवाल हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर नहीं है कोई आरोप। अच्छा, बीजेपी ने जब अनाउंस कर दिया उसके बाद चिराग जी का आया स्टेटमेंट कि बीजेपी ने उनको अगर नेता मान लिया है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं, मेरे शो पे ऐसे नहीं होता, बीच बीच में मत, आपको पूरा मौका दिया। नहीं तो वाजपेयी से बात कर जी, हम यही कह रहे हैं कि जब बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर होंगे तो उसके बाद चिराग जी ने कुछ नहीं कहा। कितनी सीटों पर लड़ेगी एलजेपी? देखिए एलजेपी कितनों पे लड़ेगी, देखिए पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो हम 42 पे लड़े हैं। ये सब बातें वहीं होंगी, अभी ना खुलवाइए बातों को, 2 दिन वेट करिए। तीनों का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, दोनों लोगों ने कहा और वही बात हम कह रहे हैं। बाकायदा आप इंतजार करें और एनडीए गठबंधन जीत के आएगा और 200 के करीब सीटें भी लाएगा। ये भी फैसल अली, अब आपको भी अपनी रणनीति अब तो मुकम्मल करनी पड़ेगी। अब पता लगेगा कि विपक्षी गठबंधन में कितने लोग हैं और कितने नहीं। अब आ गया, अब फैसले की घड़ी आ गई। हाँ जी, बिल्कुल फैसले की घड़ी आ गई है। और अभी जो भाजपा के नेता बता रहे थे कि ये लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व नहीं है और गठबंधन नहीं है, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से पिछले 2 महीने से चिराग पासवान अपनी डपली अपना राग अलाप रहे थे, इस पे भी थोड़ा सा सोच लें। उसको भी बोलने से पहले इस पर भी आत्ममंथन करें कि ज्यादा आवाज किधर से आ रही थी। ठीक है, हमारे यहाँ भी थोड़ी सी ऊंच नीच हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज आ रही थी एनडीए गठबंधन से और आज तक आ रही है। अभी आधा घंटा पहले भी चिराग पासवान का स्टेटमेंट में देख रहा था कि वो अभी तक माने नहीं, 143 सीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता शायद पटना के संपर्क में नहीं है, पट्टा आ जाए तो उनको स्थिति का अंदाजा होगा कि गलत बयानबाजी कि वो क्या होगा। गलत बयानबाजी है। दूसरी बात ये है, चिराग जी ने कभी ये स्टेटमेंट बोल दीजिएगा, बोलने दीजिए। जी जी आप बोल दीजिएगा वाजपेयी जी। जी हाँ, आप बोल लीजिएगा वाजपेयी जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात ये, दूसरी बात ये कि हम लोगों का अपना गठबंधन का मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग को भी पता है और हमारा जो सबसे प्रमुख घटक दल है उसको भी पता है कि हम कितनी सीट लड़ रहे हैं, वो कितनी सीट लड़ रहे हैं। रहा ये कि दूसरे 1-2 जो छोटे घटक दल हैं उनको लेकर के थोड़ी सी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2 दलों का बिल्कुल एक तरह से तय है कि वो दोनों कितने सीटों पे लड़ेंगे, वो सारी चीजें हो गई है। मैं भी कल भी कांग्रेस के अब जो ये गठबंधन तो बने हुए थे, बड़ा एक सेकंड फैसल, गठबंधन तो बने हुए थे कि भाई एक तरफ बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस मूलतः और आरएलएसपी और वीआईपी को जोड़ दीजिए। अब ये बदलेगा कैसे? चर्निंग बहुत हो रही है, इधर से उधर जाने की पुरानी परंपरा है भारतीय राजनीति की, उसमें मैं बिहार का स्पेसिफिक नाम क्या लूं? समीकरण क्या बनते दिख रहे हैं? देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं जिसके इर्द गिर्द बिहार का पूरा चुनाव रिवॉल्व करता है, उन्होंने ये मन बना लिया है कि जो छोटी पार्टियां जिन्होंने एक कार्व आउट करके अपने लिए एक स्पेस क्रिएट किया था, वो शायद वो पोटेंशियल उम्मीदवार नहीं हो सकते, वो पार्टियां नहीं हो सकती, उनका परफॉर्मेंस उनके दावे को मैच नहीं करता है। इसीलिए आप चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी ले लें, अब जेडीयू जब उससे बड़ा एलाई बीजेपी के साथ है तो ज्यादा प्रॉक्सिमिटी अब जेडीयू के साथ हो गई है। जेडीयू बड़ा दल है तो बीजेपी को अब बीच का रास्ता कुछ निकालना पड़ेगा कि 42 से घटा के 20 मैं रैपिड फायर कर रहा हूं। एलजेपी रहेगी एनडीए में? मुझे लगता है रहेगी एनडीए, बहुत कंसीड करने के बाद रहेगी। आरएलएसपी और वीआईपी विपक्षी खेमे में रहेंगे कि जेडीयू बीजेपी की? आरएलएसपी ने घोषणा कर दी है वो बाहर है, लेकिन इधर भी उनके लिए जगह बहुत कम है, स्पेस बहुत श्रिंक कर चुका है, मुश्किल है क्या करें। सीपीआई, सीपीएमएल और सीपीएम वो भी सीटें मांग रहे हैं विपक्षी गठबंधन में तेजस्वी से। वो उस गठबंधन का हिस्सा होंगे या तीसरा मोर्चा भी बनेगा? अगर वो उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे तो वो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं, करीब 10-15 सीटों 10-15 सीटों पर जी। और वो एक गठबंधन बना सकते हैं पप्पू यादव और ये बाकी फोर्सेस जो वहां पर थोड़ा सा देवेंद्र यादव भी कुछ एक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो तीसरा मोर्चा भी हो सकता है। वोंट फेच देम मच, लेकिन वो हार्म करेगा आरजेडी और कांग्रेस को। तो चलिए, ये अब तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। हम आज की चर्चा पर यहीं विराम लगाएंगे, लेकिन नेहा आपके गाने के बिना नहीं। आज की राजनीति, अब ये नया जो अब राजनीतिक खेल पूरा अब खुल गया है, उस पर कुछ गाइए, कुछ सुनाइए।
सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि चुनाव होने वाला है, चुनाव की तारीख घोषित हो रही है, सब कुछ हो रहा है और नेताजी लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे अपने गाने के माध्यम से ही ये प्रश्न है, किसानों का एक अलग समस्या है, बेरोजगारों का अलग समस्या है। चलिए ठीक है, चुनाव होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? इन पे कौन बात करेगा? अभी तो सब सारी बातें हो रही हैं कि ये होगा, तब होगा, कैसे कैसे सब कुछ मैनेज होगा तो ज्यादा सही होगा, कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, वगैरह वगैरह तरह की बातें। लेकिन इनकी बातें कौन करेगा? मैं बताती हूँ किसान क्या कह रहा है और किसान क्या सोच रहा है कि अरे सुनहु शासन, सुनहु प्रशासन हो, अपने किसानन के कहानी हमरे जुबानी, अपने किसानन के कहानी। अनुदान आवेला आवते रही जावेला, आवत आवत माटी लाग जावे, ए जी सुना तानी अपने किसानन के कहानी। कहे के नहर बाटे, अरे नहर में ना पानी बाटे, अखुनवा से धनवा सींचतानी, ए जी सुनतानी, खुनवा से धनवा सींचतानी। अरे अपने उपज का हम दाम बोलब न जी, मोर फसल के रउआ दाम लगाई, ए जी सुनतानी। अपने आरंडेड पहिनी आहुरी बारंडेड पहिनी, मोर कपड़ा जैसे मच्छरदानी, ए जी सुनतानी अपने किसानन के कहानी।